Hello everyone, welcome to my class. I am S.K. Nigam, your chemistry teacher, and in today's session I am going to teach you some concepts of chapter number 1 of NCERT Chemistry of class 11th, and the name of the chapter is Some Basic Concepts of Chemistry. So in today's session I am going to teach you about the empirical formula and molecular formula and its derivation. Along with these, I am also going to teach you about the stoichiometry and stoichiometric calculations, limiting reagent and the numericals which are based on the limiting reagents. So let's get started. So आज की हमारी पहली हेडिंग होगी एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आप पहले से जानते हो कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है. एम्पेरिकल फार्मूला मैं आपको समझाता हूँ एम्पेरिकल फार्मूला है क्या. तो एम्पेरिकल फार्मूला एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि मैं कहूँ कि बेंजीन है C6H6. तो दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये क्या है? बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है किसी एक मॉलिक्यूल में कितने तरह के एटम्स हैं और उनके नंबर्स कितने. जैसे यहाँ पर कार्बन के 6 नंबर हैं, हाइड्रोजन के 6 नंबर हैं. ठीक है. तो ये होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहा हो किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की कि हाउ मैनी काइंड ऑफ एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट. ठीक है. लेकिन अगर मैं कोई एम्पेरिकल फार्मूला क्या है तो इसका एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH. CH इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला. तो आपको यहाँ तुरंत समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है. ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि दिस एम्पेरिकल फार्मूला इज़ द सिंपलेस्ट रेशियो जिसमें ये दोनों एटम्स किसी एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ईथेन का फार्मूला है C2H6, तो ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा. लेकिन अभी आपसे कहूँ कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा तो हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये CH3 हो जाएगा. ये इसका एम्पेरिकल फार्मूला. ये इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा कि एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्या. अब इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन है इट इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज़ द केमिकल फार्मूला which expresses the simplest whole number ratio of the atom of various element present in one molecule of the compound. किसी एक मॉलिक्यूल में जितने भी तरह के एटम्स प्रेजेंट हैं उनका सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है वही एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है. जैसे देखिए यहाँ पे 2 तरह के एटम्स थे, है ना. तो इस तरीके से C2H6 तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है 1:3 का है. तो ये जो फार्मूला बनेगा ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला कहलाएगा. वैसे बेंजीन में CH कहलाएगा. ठीक है. या जैसे हमने कहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये इसका फार्मूला होता है, पर इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला होगा वो HO हो जाएगा. दिस इज़ एम्पेरिकल फार्मूला, दिस इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला. ठीक है. तो ये इसका ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला की डेफिनेशन. सिमिलरली अगर मैं कहूँ मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज़ द chemical formula which represents the true formula of its molecule. It expresses the actual number of atoms of various element present in one molecule of the compound. Means molecular formula में आपको हर एक नंबर उस पर्टिकुलर एटम के नंबर भी बताने होते हैं ये कितने नंबर्स होते हैं. पर एम्पेरिकल फार्मूला क्या बताता है? सिर्फ सिंपलेस्ट रेशियो बताता है. ओके. अब कुछ रिलेशन है इन दोनों के बीच में, एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो टोटल नंबर बता रहा है किसी भी तरह के एटम्स के किसी एक मॉलिक्यूल में हैं कितने हैं. तो और एम्पेरिकल फार्मूला क्या था? वो एक सिंपलेस्ट रेशियो था. यानी कि अगर आप एम्पेरिकल फार्मूले को किसी एक इंटीजर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा. तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला. मीन्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, जहाँ पर n क्या होगा? कोई इंटीजर होगा, 1 2 3 ऐसे करके कोई ना कोई वैल्यू होगी. क्लियर? ओके. यानी कि अगर आप n निकालना चाहो तो n निकालने का तरीका क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास को हम एम्पेरिकल फार्मूला मास से निकाल सकते हैं. ठीक है. क्योंकि इनका अपना अपना मास होगा इन फार्मूला का. ठीक है. क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ C6H6 मॉलिक्यूलर फार्मूला था और C एम्पेरिकल फार्मूला था. तो अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालूँ तो 12 + 1 यानी 13, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1. तो यहाँ पर 12 × 6, ठीक है, 12 कार्बन का और 6 कार्बन है प्लस 1 हाइड्रोजन का मास और 6 हाइड्रोजन. इसको अगर आप सॉल्व करोगे 72
प्लस 6 मीन्स ये आएगा 78 ग्राम और ये आया 13 ग्राम। ठीक है, अब अगर हमको n निकालना है तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास 78 है और इसको हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप डिवाइड करके देखिए कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा। अब जब 6 टाइम जा रहा है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपको बनाना है तो आप एम्पिरिकल फार्मूला अगर आप जानते हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना चाहते हो बेंजीन का, तो क्या करोगे, एम्पिरिकल फार्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू 6 इंटू CH, यानी ये हो गया C6H6। तो इस तरीके से एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूले को आपस में हम कंपेयर करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको मॉलिक्यूलर मास दिया जाता है, NCERT के जितने भी क्वेश्चन है उसमें मॉलिक्यूलर मास दिया जाता है, पर जो अपार्ट फ्रॉम द NCERT देयर आर वेरियस क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में नहीं, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहाँ पे वेपर डेंसिटी दी जाती है। तो आपको एक और फॉर्मूला यहाँ पे ध्यान रखना है, मॉलिक्यूलर मास जो होता है इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये जनरली उन्हीं केसेस में होगा जो वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, वेपर डेंसिटी दी जाती है, तो वेपर डेंसिटी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। तो ये एक नया फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। हालांकि इसकी ज़रूरत NCERT में तो नहीं है, पर आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले से कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए जो जनरली क्वेश्चन में दी जाती हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है हम एक टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपको में टेबल में क्या क्या बनाना है पहले तो आप ये समझ लीजिए, टेबल में क्या क्या होना है। इस तरह से टेबल बनाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम एलिमेंट्स लिखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ठीक है, उनके सिंबल, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी उनके सिंबल लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर इनका हम परसेंटेज लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट का परसेंटेज क्या है, जो भी दिया हो, 20 दिया हो, जो भी 30, जैसा भी दिया हो, जो भी आप यहाँ परसेंटेज लिखेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर एटॉमिक मास लिखेंगे उनका, एटॉमिक मास, जैसे कार्बन का मान लेते हैं 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। हमारी जो अगली टेबल होती है वो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स की होती है। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा, मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा थिक कर देता हूँ क्योंकि मुझे कुछ फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये आता कहाँ से है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको करना क्या है कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को उसके एटॉमिक मास से आप डिवाइड करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, जैसे 28 डिवाइड बाई 12, इस तरीके से जो भी हो, 35/1। अभी मैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके सॉल्व करूँगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो इससे कुछ वैल्यू आएगी अपनी, तो ये रिलेटिव नंबर मिल जाएगा। रिलेटिव नंबर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रिलेटेड है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का आपस में रिलेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम सिंपलर, अगली जो हमारी कॉलम है वो सिंपलेस्ट मोल रेशियो होता है। ठीक है, सिंपलेस्ट मोलर रेशियो, ये कैसे निकालते हैं, इनमें से मान लेते हैं x, y, z कुछ आया था, है ना, इसमें से जो स्मॉलर, मान लेते हैं z स्मॉलर था, तो आप क्या करोगे, x को z से डिवाइड, y को z से डिवाइड, z को z से डिवाइड। तो यहाँ पे अपने स्पेसिफिक नंबर्स आ जाएंगे, 1 है ना, मान लेते हैं 2, जो भी आया हो, मैं तो खाली एग्जाम्पल बता रहा हूँ इस तरीके से। तो वही सिंपलेस्ट जो नंबर रेशियो है, अगर ये पूरे सिंपल होल नंबर रेशियो है ना, अगली जो कॉलम होगी सिंपल होल नंबर रेशियो, अगर सिंपल होल नंबर रेशियो मान लेते हैं ऐसा है तो ठीक है, अगर नहीं है मान लेते हैं ये 1.5 होता, फॉर एग्जांपल अगर ये 1.5 होता तो हम क्या करते, हम इस पूरे सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 6 हो जाता, ये 4 हो जाता, ये 3 हो जाता। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, इट इज़ नॉट द एग्जैक्ट कैलकुलेशन। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल लेके बुक का सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ 1.33 होता तो हम सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, जैसे कि हमें फ्रैक्शन में ना मिले, हमें सिंपलेस्ट वो नंबर रेशियो में। तो ये तो हो गया टेबल का एक खाका कह सकते हो, या उसका एक टेबल की डिज़ाइन कह सकते हो। अब हम सीधे चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, अब आपका NCERT का एक क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे और वो आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा है। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ चीज़ें और थी मैं बताना भूल गया, चलो मैं एग्जाम्पल में ही समझा देता हूँ। तो आपको क्या करना है,
आप पहले सारे एलिमेंट लिखोगे, कौन कौन से एलिमेंट आपको बोले गए हैं। हाइड्रोजन बोला गया है, देन आपको कार्बन बोला गया है, और देन आपको बोला गया है देन थर्ड वन इज़ क्लोरीन। इस तरीके से थोड़ा अच्छे से टेबल बनाइएगा, थोड़ी सुंदर सी टेबल हम बनाएंगे। इस तरीके से टेबल को साफ़ सुथरी बनाइएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो क्या क्या बताया मैंने, हाइड्रोजन था, है ना, देन कार्बन था, और देन क्लोरीन था। तो हमने इसके एलिमेंट्स लिखे, देन इनके परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखना है हमें, एलिमेंट के परसेंटेज कितने हैं। तो हाइड्रोजन के लिए दिया गया 4.07, है ना, देन कार्बन के लिए दिया 24.27 एंड 71.65 दिया है क्लोरीन के लिए। इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक है, अगले स्टेप में रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 4.07 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 24.27 को हम 12 से डिवाइड करेंगे, मतलब परसेंटेज को उसके एटॉमिक नंबर से डिवाइड करना है। फिर इसका परसेंटेज है 71.65, इसको हमने 35.5 से डिवाइड किया। अब इसके कुछ ना कुछ वैल्यूज़ आएंगे, जैसे इसके तो 4.07 ही आने वाला है, और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये भी आएगा 2.02 के अराउंड, है ना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर 2.02 ये भी आ जाएगा। फिर मैंने इसमें क्या बताया कि अब आप इसमें से जो सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है, ठीक है, तो 4.07, 2.02, 2.02, 2.02 ही सबसे लोवेस्ट है, इसी से सबको आप डिवाइड करेंगे। यानी कि 4.07 को आपने 2.02 से डिवाइड किया, फिर 2.02 को फिर 2.02 से ही डिवाइड किया, फिर 2.02 को 2.02 से डिवाइड किया। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये अपने आप में सिंपल होल नंबर रेशियो में हैं, इसलिए आप यहाँ पे 2, 1, 1 लिख दोगे। लेकिन मैंने क्या बताया था, मान लेते हैं कि ये 1.5 आ जाता फॉर एग्जाम्पल, तो आप इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1.5 होता तो आप सबको 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ये होता 4, ये होता 2, और ये होता 3। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन क्योंकि ये अपने आप सिंपल होल नंबर रेशियो में आ गया है, इसलिए हमें यहीं पे छोड़ देना है। तो यानी कि हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला हुआ, मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला क्या हुआ, कार्बन है 1, सी है 1, हाइड्रोजन है 2, और Cl है 1। तो ये हमारा बन गया एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, अब एम्पिरिकल फार्मूला मिल गया, अब आप इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लीजिए। एम्पिरिकल फार्मूला मास मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, आप अपनी कॉपी में पूरा लिखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास है ना 12 प्लस 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस 35.5, ये हो गया क्लोरीन का मास। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5, देन हो जाएगा 40 एंड ये 49.5, ओके 49.5 ये आ जाएगा इतने ग्राम। 49.5 ये क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब हमें क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला का हमने फार्मूला पढ़ा था n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, यही तो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। यानी अगर हमको n मिल जाए तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बना सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है। एम्पिरिकल फार्मूला तो आप डिराइव कर चुके हो। तो n निकालने के लिए थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला क्या पढ़ा कि मॉलिक्यूलर मास, जो कि इस क्वेश्चन में दिया है 98.96 ग्राम, को हम एम्पिरिकल फार्मूला मास से यानी 49.5 ग्राम से डिवाइड कर देते हैं। तो ये लगभग 2 टाइम्स जा रहा है, n की वैल्यू 2 आ गई। जब n की वैल्यू 2 आ गई तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू हुआ 2 इंटू CH2Cl, मीन्स फार्मूला क्या बनेगा हमारा, C2H4 and Cl2। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द क्वेश्चन। ओके, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल हुआ, अब हम एक और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को फिर से सॉल्व करेंगे। तो इसको रब कर रहे हैं, अगर आपको नहीं नोट किया हो तो आप पास करके इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो हम दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। अदर देन द NCERT, एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, सोडियम 29.11, सल्फर 40.51 एंड ऑक्सीजन 30.38। कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट। तो आपको क्या करना है, अगेन सारे परसेंटेज बता दिए गए हैं, तो आप क्या करोगे, एक से टेबल बना लोगे। टेबल बनाने के बाद सारे एलिमेंट्स का आप सिंबल लिखोगे, जैसे सोडियम, ठीक है, देन सल्फर है, देन ऑक्सीजन है, और इनके परसेंटेज जो आपको दिए गए हैं, जैसे सोडियम का दिया 29.11, सल्फर का दिया 40.51 एंड ऑक्सीजन का दिया 30.38। ठीक है, फिर इसका आप यहाँ पे मास लिखोगे। सोडियम का 23 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है।
फिर मैंने बताया कि 29.11 मतलब इसके परसेंटेज को आप 23 से डिवाइड करोगे, इसके परसेंटेज को 32 से डिवाइड करोगे, ओके, और 30.38 को आप 16 से डिवाइड करोगे। सबको डिवाइड करने के बाद कुछ वैल्यू जाएगी, 1.266 इसकी भी आएगी, इसकी 1.897 ऑलरेडी मैंने पहले से कर रखा है, इसलिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसमें से सबसे लोवेस्ट जो वैल्यू है 1.266, उससे सबको डिवाइड करेंगे। 1.266 डिवाइड बाई 1.266, दिस इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखोगे 1.6266 1.266 से डिवाइड करोगे, ये भी 1 आ जाएगा। देन 1.897 को आप 1.266 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1.5। ठीक है, देखो यहाँ पे वो वाला एग्जाम्पल आया जो मैंने आपको कहा कि ये फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लाने के लिए क्या करना होगा, ये सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब 1 into 2 एंड 1.5 into 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ओके, तो नाउ द एम्पेरिकल फार्मूला जो आपका है वो हो जाएगा कैसा, Na के 2 एटम्स, सल्फर के 2 एटम्स एंड ऑक्सीजन के 3 एटम्स, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी में मान लेते हैं अगर मॉलिक्यूलर, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो वही होगा जो इसका एम्पेरिकल है, ठीक है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कोई और कंपाउंड होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ और होता है, तो उस केस में आपको यहाँ मॉलिक्यूलर मास दे देंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था। ओके, तो ये तो हो गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूले का एग्जाम्पल। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलेंगे, दैट इज स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा इसमें स्टोइकोमेट्री एक्चुअली है क्या। अगली हेडिंग हमारी है स्टोइकोमेट्री एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। तो सबसे पहली चीज़ तो है आपको स्टोइकोमेट्री समझना क्या है। तो एक्चुअली स्टोइकोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है, 2 वर्ड्स का ये कॉम्बिनेशन है। स्टोकियोन जिसका मतलब होता है एलिमेंट, इसका मतलब एलिमेंट है, और मेट्रॉन ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, मतलब मेज़र करना, मेज़रमेंट। ठीक है, तो ये 2 शब्दों से मिलके बना है, मतलब एलिमेंट्स का मेज़रमेंट किसी रिएक्शन में, किसी कंपाउंड में। ठीक है, क्या एलिमेंट्स हैं, है ना, उनकी स्टडी करते हैं, कितने मास होगा, कितना मोल्स होगा, ये सब स्टडी हम स्टोइकोमेट्री में करते हैं। तो एक्चुअली स्टोइकोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन में कितना मास का रिएक्टेंट, कितने मास का प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, ये हम स्टडी करते हैं। अब इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी है कि किसी रिएक्शन को समझना है। किसी रिएक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा CH4 गैसियस प्लस 2O2 गैसियस गिव्स आउट CO2 गैसियस प्लस 2H2O गैसियस। ओके, अब आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक रिएक्शन की पहले तो बैलेंसिंग होनी चाहिए, ये रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। तो दिस इज़ अ बैलेंस्ड रिएक्शन एंड ऑल्सो द स्टेट्स आर रिटन हियर। ठीक है, ये सारी गैसेस रिएक्शन है। नाउ इन दिस रिएक्शन आप इसको कितने तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। देयर आर वेरियस मैथड बाय विच यू कैन एक्सप्लेन दिस प्रोसेस। जैसे मैं कहूँ कि मैं कहता हूँ कि ये 1 मोल मीथेन इज़ रिएक्टिंग विद 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में हमने इस रिएक्शन को डिफाइन किया। ओके, हम इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये भी एक तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का। या फिर हम इसको मोलर मास के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, जैसे 12 और 4 16 हो जाएगा। 16 ग्राम मीथेन रिएक्ट्स विद इसका मास अगर निकालोगे तो ये ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 2 देन 32, देन इसका भी आप ट्वाइस करोगे, है ना। इस तरीके से ये हो जाएगा कितना, 64 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये 44 ग्राम की बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इसका मोलर मास 44 ग्राम होता है, और 18 ग्राम होता है वाटर का, तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो एक तरीका ये भी है इसको एक्सप्रेस करने का, ये मास के रेस्पेक्ट में है। या आप यूनिफाइड मास के रेस्पेक्ट में भी इसको कर सकते हो। 16 यूनिफाइड मास रिएक्ट विद 64 यूनिफाइड मास ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 यूनिफाइड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड
36 यूनिफाइड मास ऑफ द वाटर। मेरे कहने का मतलब है कि दिस बैलेंस रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैनी वेज। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट, जैसे यहाँ 1 कोफिशिएंट था, यहाँ 2 कोफिशिएंट है, यहाँ 1 कोफिशिएंट है, यहाँ 2 कोफिशिएंट, इनको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जब होते हैं तभी रिएक्शन बैलेंस्ड होती है, अदरवाइज़ आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर सकते हो। अब इससे बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फटाफट उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल 1.3, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। मतलब आपको कह रहा है कि मीथेन जब बर्न होती है, मीथेन का जब कंबस्शन होता है, आपको यहाँ पे स्टेट लिखनी होती है। वैसे अगर आप नहीं जानते हैं, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज़ लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन करेगा, CO2 गैस बनेगी और यहाँ पर 2H2 गैस बनेगी। तो आपसे पूछा गया कितना वाटर निकल रहा है, कैलकुलेट द वाटर अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो अब इस रिएक्शन को अगर आप देखिए, तो इस रिएक्शन को मैं अगर फिर से मास के रेस्पेक्ट में लिखूँ तो ये 12 और 4 16 ग्राम की मीथेन, और ये ये बैलेंस नहीं है, ये 2 हो जाएगा, 64 ग्राम की ऑक्सीजन, देन 44 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड एंड 18 2s और 36 ग्राम का वाटर। तो कह रहा है कि जब 16 ग्राम की मीथेन जलेगी तो कितना वाटर बनेगा। ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल। तो आपको समझ में आ ही रहा है कि मैंने तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दिया है कि मास के रिस्पेक्ट में तो 16 ग्राम अगर जल रही है मीथेन तो कितने ग्राम मिल रही है, 36 ग्राम। तो आंसर हो जाएगा 36 ग्राम ऑफ वाटर आपको मिलेगा। अगर यही नंबर ऑफ मोल्स में पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास से निकलता है। गिवन मास वाटर का 36 है, मोलर मास 18 है, यानी कि कितना आ जाएगा, 2 मोल्स आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल मैथ्स है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो बहुत डिफिकल्ट है। अब थोड़ा सा अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूँ कि ये 8 ग्राम होता है ना, मान लेते हैं कि 8 ग्राम मीथेन जल रही है तो कितना वाटर बनेगा। तो सिंपली मैथ्स का यूनिटरी मेथड लेंगे कि 6 ग्राम मीथेन से हमें 36 ग्राम की H2O मिल रही है, देयरफॉर 8 ग्राम की मीथेन से हमें कितनी मिलेगी, 36 × 8 डिवाइड बाई 60। ठीक है, इसी से तो करेंगे। तो ये फिर 2 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 18 टाइम्स आएगा, तो 18 ग्राम ऑफ H2O मिलेगी। तो ये सिंपल मैथ्स है, सिंपल यूनिटरी मैथड्स। 16 ग्राम मीथेन से अगर 36 ग्राम वाटर मिल रहा है तो 8 ग्राम से कितना मिलेगा। वैसे अगर मैं कहूँ कि 32 ग्राम मीथेन जल रही होती तो 16 ग्राम से 36 मिल रही है तो 32 ग्राम से कितनी मिलेगी। सिंपल मैथ्स है ना, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अगर मैं 32 वाला क्वेश्चन पूछता तो 16 ग्राम मीथेन से आपको मिलेगा 36 ग्राम वाटर, देयरफॉर 32 ग्राम मीथेन से कितना मिलेगा, 36 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू एंड डिवाइड बाई दिस वैल्यू। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 36 × 2 मीन्स 72 ग्राम की वाटर मिलेगी। आप इसी को नंबर ऑफ मोल से भी कह सकते हो कि ये 1 मोल है, तो आपको 16 ग्राम दिया है तो आप लिखोगे 1 मोल मीथेन से 2 मोल वाटर बन रहा है। ठीक है, यानी आप चाहो तो डायरेक्ट मास से कर सकते हो, चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, दोनों मेथड है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर कंबशन। सेम रिएक्शन है और कह रहा है कि आपको 22 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। तो फिर से देख लो क्या करना है, 16 ग्राम ये था, 64 ग्राम ये था, 44 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड थी एंड 36 ग्राम का वाटर था। ठीक है, अब कह रहा है कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको इधर करूँगा कि 44 ग्राम ऑफ CO2 कैसे बन रही है जब 16 ग्राम की मीथेन जल रही है। ठीक है, ये तो पूछ रहा हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड। पहले हम मास निकाल लें फिर उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 16 ग्राम की मीथेन से हमें 44 ग्राम की कार्बन डाइऑक्साइड मिली है, तो 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड किससे मिलेगी, 16 × 22। सिंपल मैथ्स, नथिंग वेरी डिफिकल्ट, ग्राम ऑफ मीथेन। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर ये 8 टाइम्स जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, तो ये 8 ग्राम ऑफ मीथेन आया। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, गिवन मास 8 है, मोलर मास मीथेन का 16 है, डिवाइड करोगे तो 0.5 मोल इसका आंसर आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो हो गया एक सिंपल कैलकुलेशन। नाउ नेक्स्ट हेडिंग पे हम चलते हैं, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो अगली हेडिंग है हमारी लिमिटिंग रिएजेंट। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब जो रिएक्शन को लिमिट कर देता हूँ, मतलब रोक देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ A + B मिलके C बना रहे हैं, मीन्स ये 2 रिएक्टेंट हैं, इन दोनों में से कोई लिमिटिंग होगा
तो लिमिटिंग कौन होगा? जो सबसे पहले कंज्यूम होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर मैंने कहा कि 1:1 के रेशियो में है और ये 100 है और ये 98 है ना, तो सबसे पहले कौन कंज्यूम हो जाएगा? 98 वाला पहले कंज्यूम होगा। तो यानी कि जो सबसे पहले कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन तभी रुक जाएगी। अगर मान लेते हैं आपको चाय बनानी है आपको घर पे, और आपको क्या क्या चाहिए? मिल्क चाहिए, है ना, शुगर चाहिए, वाटर चाहिए और टी लीव्स चाहिए, ये इतनी चीज़ें चाहिए। और आपके पास सब चीज़ खूब इफ़रात में है, मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में है। लेकिन अगर टी लीव्स सिर्फ 1 टीस्पून है, अगर आपके पास चाय की पत्ती सिर्फ 1 चम्मच है, तो आप उस चाय की पत्ती की क्वांटिटी के हिसाब से ही तो चाय बनाओगे। ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास 10 लीटर दूध रखा है और 10 किलो शक्कर रखी है और पानी तो अनलिमिटेड है, तो हम कितनी भी चाय बना लेंगे, ऐसा तो है नहीं। चाय हमारी किस पे डिपेंड करेगी? जो सबसे कम अमाउंट में था। तो इसका मतलब है लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट्स होते हैं जो सबसे पहले रिएक्शन में कंज्यूम होते हैं। ओके, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि द रिएक्टेंट्स विच कंज्यूम फर्स्ट इन द केमिकल रिएक्शन, दैट इज़ लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? तो लिमिटिंग रिएजेंट का ये कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट को हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं जिसमें लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हो। तो आई थिंक लिमिटिंग रिएजेंट इज़ क्लियर। 2 तरह के मान लेते मैंने बताया ना, A+B। अगर ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, तो ये लिमिटिंग हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले ये कंज्यूम होगा। तो द कंपाउंड और द रिएजेंट विच कंज्यूम फर्स्ट, सबसे पहले जो कंज्यूम हो रहा है दैट इज़ लिमिटिंग, और दूसरा वाला अपने आप एक्सेस हो जाता है, ये एक्सेस हो जाएगा। अब NCERT का एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें लिखा है 50 किलोग्राम ऑफ N2 एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया। कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया इन दिस सिचुएशन। तो सीधे एग्जाम्पल से समझाएंगे, ऐसे अलग से समझाने में काफ़ी टाइम स्पेंड होगा। सबसे पहली चीज़ तो हमने लिखी इक्वेशन, N2 + 3H2 गिव्स आउट 2NH3, ये हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये एक स्टोइकोमेट्रिक रिएक्शन है जिसमें आप देख रहे हो कि 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है तो 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है। ठीक है, अब अगर मैं इसको मास के रिस्पेक्ट में लिखूं तो 14 मास होता है नाइट्रोजन का और 2 हैं, यानी कि 28 ग्राम की नाइट्रोजन। हाइड्रोजन का मास होता है 1 और 2 हाइड्रोजन का मतलब हो गया 2 ग्राम और 3 स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब 6 ग्राम। और यहाँ पर नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का 3 है, तो 17 इंटू 2 तो कितना हो गया? 34। ये एक सिंपल सी स्टोइकोमेट्री है। 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 6 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म 34 ग्राम ऑफ अमोनिया, ये हमारा स्टेटमेंट है। ठीक है, अब लिमिटिंग रिएजेंट तो इसी में होगा, हमेशा रिएक्टेंट में लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो पहले हम इसी की स्टडी करते हैं कि इसकी स्टडी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू मैथ्स यूनिटरी मेथड 28 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ H2। ठीक है, Therefore, अब क्वेश्चन में कितना दिया? 50 किलोग्राम मीन्स 50,000 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 6 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम ऑफ H2। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी, मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है पहले से, 10714.28 ग्राम ऑफ H2, इतनी आ जाएगी। ठीक है, यानी अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितनी आएगी? 10.7 किलोग्राम ऑफ H2 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको पता लगाना है इसमें लिमिटिंग कौन है। तो देखो 50 किलोग्राम गैस की नाइट्रोजन के लिए हमें 10.7 किलोग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत थी, लेकिन आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? सिर्फ 10 किलोग्राम दी हुई है, मतलब 10,000 ग्राम दी हुई है। और आपको चाहिए कितने? 10,714.28 ग्राम की गैस चाहिए इतनी, अवेलेबल है 10,000। ठीक है, 50,000 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए इतना ग्राम चाहिए थी हाइड्रोजन, लेकिन आपको कम दी जा रही है। तो इसका मतलब लिमिटिंग कौन हो गया? हाइड्रोजन। तो आपका एक पार्ट सॉल्व हुआ। क्या सॉल्व हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट जो है आपका वो हो गया H2। ठीक है, क्योंकि हमको जितनी चाहिए थी उससे कम मिली। अभी यही मैं कहता कि 11 किलो क्वेश्चन में दिया होता है 11 किलोग्राम की आपको हाइड्रोजन दी जा रही है, तब ये रिवर्स हो जाता है कि आप 50,000 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए 10.7 किलोग्राम की हाइड्रोजन चाहिए, तो तब भी 11 किलोग्राम है, इसका मतलब 0.3 किलोग्राम बच जाएगी। तो पहले कौन कंज्यूम होगी? नाइट्रोजन। तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो जाता? नाइट्रोजन हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। तो हमारा एक पार्ट हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा कौन आ रहा है? हाइड्रोजन। अब हम बात करते हैं कि हमें कितनी अमोनिया मिलेगी। ठीक है,
तो क्योंकि हमें पता चल गया है कि लिमिटिंग रीजेंट हाइड्रोजन है, यानी कि अब रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करेगा, मतलब हाइड्रोजन पे। तो हम लिखेंगे कि 6 ग्राम ऑफ H2 से हमें, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा, 34 ग्राम ऑफ अमोनिया मिल रही है। Therefore 10,000 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से हमें कितनी अमोनिया मिलेगी, तो 34 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 6 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 56.7 किलोग्राम, ठीक है, ऑफ NH3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको नंबर ऑफ मोल्स में भी कर सकते हो। हम नंबर ऑफ मोल्स चाहे तो लास्ट में हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करें, इधर हम शुरू में ही कर सकते हैं कि 50 किलोग्राम जैसे 50,000 ग्राम लिख के सॉल्व कर रहे थे, तो वहाँ आप इसको सबको मोल्स में कन्वर्ट करके लिख लीजिएगा। जैसे ये 1 मोल है, 3 मोल है, 2 मोल है, वैसे 50,000 ग्राम को आप 28 से डिवाइड करोगे तो आपको नाइट्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। उसी तरह से 10,000 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको हाइड्रोजन का नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। तो आप चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स से भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स कि आप किस में मास में कैलकुलेट कर रहे हो या नंबर ऑफ मोल्स में कर रहे हो। देयर इज़ नो सच काइंड ऑफ कन्फ्यूजन। तो ये तो हो गया लिमिटिंग रीजन का एक एग्जाम्पल जो आपके बुक का था NCERT का। अब हम एक क्वेश्चन पे चलेंगे, वो भी अमोनिया का ही है और इसी पे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर नहीं आपको समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। लिखा है डाई नाइट्रोजन एंड dihydrogen reacts with each other to produce ammonia according to the following equation: N2 gaseous plus 3H2 gaseous gives out 2NH3, है ना। ये रिएक्शन दी हुई है। फिर कह रहा है पहला पार्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम डाई नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है। फिर से हमको सबसे पहला काम क्या करना होता है, लिमिटिंग रीजन का पता लगाना होता है। तो अगेन 28 ग्राम, ये 6 ग्राम, ये 34 ग्राम, ठीक है। तो हमने लिखा 28 ग्राम ऑफ N2 से 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करती है। Therefore अब क्वेश्चन में कितनी नाइट्रोजन दी है, 2 × 10³ मीन्स 2000 ग्राम N2 से कितनी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, तो 6 × 2000 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम ऑफ H2। आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू आएगी 428.57 ग्राम, ठीक है। अब देखो इतने ग्राम की हाइड्रोजन चाहिए, इतने ग्राम ऑफ H2 चाहिए, पर आपको क्वेश्चन में दी कितनी है, 1000 ग्राम, देखा ना, 1.0 × 10³ ग्राम, यानी कि जितनी दी है उससे कम ही चाहिए, पूरी नाइट्रोजन खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब लिमिटिंग रीजन कौन हुआ यहाँ पे, अब लिमिटिंग रीजन हमारा हो गया, वेरी गुड, नाइट्रोजन N2, ठीक है, N2 हो गया। नाउ तो प्रोडक्ट हमारा होगा वो कौन डिसाइड करेगा, नाइट्रोजन डिसाइड करेगा। अब हम इससे रिलेट करेंगे कि 28 ग्राम ऑफ अमोनिया से 28 ग्राम ऑफ N2 से 34 ग्राम ऑफ अमोनिया अगर बनती है, Therefore जो क्वेश्चन में दी थी कितना, 2000 ग्राम ऑफ N2 से कितनी बनेगी, 34 × 2000 डिवाइडेड बाई 28 ग्राम ऑफ अमोनिया, जिसकी वैल्यू आ जाएगी जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 2428.57 ग्राम ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। 28 ऊपर का है, इसको आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, दिस इज़ द आंसर। इतने ग्राम की अमोनिया बनेगी। आप 1400 किलोग्राम में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब आता है सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन अनरिएक्टेड, तो आंसर इज यस, क्योंकि इसमें से एक एक्सेस में है और एक लिमिटिंग है। लिमिटिंग हमने पता लगा लिया, नाइट्रोजन है, एक्सेस में कौन है, हाइड्रोजन है, गुड, ठीक है। तो अब कितनी, थर्ड पार्ट कह रहा है कि इफ़ येस विच वन, तो हाइड्रोजन, एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, तो कितना मास बच गया होगा। तो हमको दिया गया था 1000 ग्राम और कंज्यूम कितना हुआ है, 428.57 ग्राम। तो इसको आप माइनस कर दीजिए, 571.43 ग्राम की हाइड्रोजन बच जाएगी। तो ये हो जाएगा थर्ड वाले का आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। तो इट इज़ वेरी सिंपल, लिमिटिंग रीजन इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा ट्राई करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय।